जिस तरफ भी भागते सामने वही मुखिया की हवेली आ जाती, जैसे वो गांव उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। देहरादून के एक कैफे में सर्दियों की शाम थी। कॉफी के कपों से धुआं उठ रहा था और 4 दोस्त कबीर, रोहन, श्रुति और अनन्या वीकेंड ट्रिप का प्लान बना रहे थे। कबीर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मसूरी और ऋषिकेश जाकर मैं पक चुका हूँ। इस बार कोई ऐसी जगह चलते हैं जहां असली एडवेंचर हो। रोहन ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बोला, मेरे पास एक जगह है, भानुवास। यहां से करीब 4 घंटे की ड्राइव और फिर 1 घंटे का ट्रैक। अनन्या का चेहरा एकदम से उतर गया। भानुवास, वो जला हुआ गांव, तुम पागल हो गए हो, वहां कोई नहीं जाता। श्रुति ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहां? रोहन ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। कहते हैं 100 साल पहले उस पूरे गांव में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई थी। रातों रात पूरा गांव राख हो गया। आज भी वहां सिर्फ जले हुए घरों के ढांचे हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि उस गांव का एक नियम है, सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी रोशनी, लाइट मत करना, वरना जो लोग उस आग में जल गए थे वो रोशनी देखकर वापस आ जाते हैं। कबीर जोर से हंस पड़ा। क्या यार रोहन, 21वीं सदी में तू इन भूतिया कहानियों पर यकीन करता है? बस फाइनल है, हम कल सुबह भानुवास जा रहे हैं, शाम से पहले लौट आएंगे। अनन्या और श्रुति बेमन से तैयार हो गईं। अगली दोपहर वो भानुवास के बेस तक पहुंच गए। वहां से गांव तक का रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर जाता था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, जंगल की शांति अजीब सी लगने लगी थी। वहां किसी पक्षी की आवाज नहीं थी, बस हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट हो रही थी। करीब 3 बजे वो गांव पहुंचे। नजारा सच में खौफनाक था। काले पड़ चुके पत्थर, गिरी हुई छतें और कुछ आधे जले हुए पेड़। वहां की मिट्टी आज भी इतनी काली थी जैसे अभी अभी कोयला बुझा हो। श्रुति ने कहा, यार यहां तो दिन में भी अजीब सी घुटन है। कबीर और रोहन अपने कैमरों से फोटो खींचने में लगे थे। कबीर ने दूर पहाड़ी पर बने एक बड़े खंडहर की तरफ इशारा किया। वो शायद उस गांव के मुखिया का घर होगा। मैं और रोहन वहां तक जा रहे हैं। अनन्या ने घबराते हुए कहा, नहीं कबीर, 4 बज चुके हैं, पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, हमें वापस चलना चाहिए। कबीर ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, हम बस 15 मिनट में वो हवेली देख कर आते हैं। और रोहन को लेकर आगे बढ़ गया। श्रुति और अनन्या वहीं एक पत्थर पर बैठ गईं। कबीर और रोहन उस हवेली तक पहुंचे। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई आग से बचने के लिए तड़पा हो। फोटो खींचते खींचते उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। रोहन ने बाहर देखा। भाई, सूरज छिप गया है और धुंध, फॉग आ रही है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। दोनों तेजी से बाहर आए, लेकिन धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि 10 कदम दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगे। इधर अंधेरा होता देख श्रुति और अनन्या घबरा गईं। उन्होंने लड़कों को आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे दोनों लड़कियां वापस बेस कैंप की तरफ भागने लगीं और सुरक्षित नीचे पहुंच गईं। लेकिन कबीर और रोहन गांव में ही फंस गए थे। रास्ता कहां गया? कबीर ने घबराते हुए पूछा। दोनों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे। चारों तरफ बस चले हुए घर थे। अंधेरा गहरा हो गया था। रोहन को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन कर दी। कबीर चिल्लाया, रोहन बंद कर इसे, तुझे वो कहानी याद नहीं। लेकिन जैसे ही रोहन ने लाइट बंद करने के लिए अंगूठा स्क्रीन पर रखा, फोन स्विच ऑफ हो गया। बैटरी 40% थी, फिर भी फोन डेड हो गया। तभी हवा एकदम रुक गई। अजीब सी शांति छा गई और फिर उन्हें एक बदबू आई।
मांस और लकड़ियों के जलने की तेज बदबू। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। कबीर, ये बदबू कहां से आ रही है? तभी उनके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। छम छम छम, किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई भारी कदमों से दौड़ रहा हो। दोनों ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक खंडहरों के बीच से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों के चीखने की आवाजें और खौफनाक खांसी, जैसे कोई धुएं में दम घुटने से खांस रहा हो। भाग रोहन, कबीर चीखा। दोनों बेतहाशा अंधेरे में भागने लगे, लेकिन तभी रोहन का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। उसने उठने के लिए जमीन पर हाथ रखा तो उसके हाथ जल गए। जमीन उबल रही थी। उन्होंने सामने देखा, धुंध के बीच कुछ आकृतियां खड़ी थीं। वो इंसान नहीं थे। वो इंसानों के आकार के कोयले जैसे काले साए थे, जिनकी आंखों की जगह सिर्फ दहकते हुए लाल अंगारे थे। वो साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कबीर और रोहन डर के मारे पीछे खिसकने लगे। आसपास का तापमान अचानक 40 डिग्री से ऊपर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी के अंदर बैठे हों। जलने की बदबू इतनी तेज हो गई कि रोहन को उल्टियां आने लगीं। उन दहकते हुए सायों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। एक साये ने अपना जला हुआ काला हाथ कबीर की तरफ बढ़ाया। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दम घुटने और खौफ की वजह से वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह कबीर को होश आया। उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी थीं। उसने आंखें खोली तो देखा कि अनन्या, श्रुति और बेस कैंप के कुछ गांव वाले उनके सामने खड़े थे। सूरज निकल चुका था। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, तुम दोनों पागल हो? रात भर यहाँ क्या कर रहे थे? कबीर और रोहन ने एक दूसरे को देखा। दोनों के कपड़े कई जगह से जले हुए थे और उनके चेहरे और हाथों पर असली काली राख चिपकी हुई थी। उन्होंने बिना एक शब्द बोले वहां से दौड़ लगा दी और सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। आज इस घटना को 2 साल हो चुके हैं। कबीर और रोहन ने कभी उस रात के बाद गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा।